चलिए, आज एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो भारत के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये है छात्रों की आत्महत्या का बढ़ता हुआ संकट। लेकिन हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन नए समाधानों और सुरक्षा के ढांचों को भी समझेंगे जो इसे रोकने के लिए अब बनाए जा रहे हैं। 13,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, 13,000 से भी ज्यादा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यह डेटा बताता है कि भारत में सिर्फ एक साल में इतने छात्रों ने अपनी जान ले ली। यह आंकड़ा वाकई में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। और देखिए, ये कोई अलग अलग बिखरी हुई दुखद घटनाएं नहीं हैं। एक्सपर्ट्स और जो स्रोत हैं वो इसे एक सिस्टेमिक क्राइसिस यानी एक व्यवस्था से जुड़ा संकट बता रहे हैं। मतलब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज की कुछ बहुत बड़ी नाकामियों की तरफ इशारा कर रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम संकट की गहराई से शुरू करके इसके कारणों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि नए नियम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और आखिर में इन सब से मिलकर वो कौन सा नया सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से शुरुआत करते हैं ताकि संकट की गंभीरता का अंदाजा लग सके। अब ये जो आंकड़े हैं ये और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसी भी कॉलेज की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है देश के टॉप संस्थानों IITs और IIMs की। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अकादमिक दबाव का ये प्रेशर कुकर किसी को नहीं बख्शता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? इस महामारी के पीछे की जड़ें क्या हैं? वजहें काफी जटिल हैं और इन्हें हम मोटे तौर पर 2 अलग-अलग माहौल में देख सकते हैं। ये स्लाइड 2 अलग-अलग दुनियाओं की तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है: जबरदस्त प्रेशर। एक तरफ है कोचिंग हब, जहां दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई, गला काट कंपटीशन और पब्लिक रैंकिंग का दबाव है। तो दूसरी तरफ है हमारे हायर एजुकेशन संस्थान, जहां सिस्टम की खामियां, जाति के आधार पर भेदभाव और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं छात्रों पर भारी पड़ रही हैं। और जब सैकड़ों मामलों पर हुई रिसर्च को देखा गया तो पता चला कि ये किसी एक वजह से नहीं होता। ये असल में कई वजहों का एक जाल है। इसमें पढ़ाई का स्ट्रेस तो है ही, साथ में इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होने वाली बुलिंग, भेदभाव, मेंटल हेल्थ के मुद्दे और फिर घर परिवार की परेशानियां भी शामिल हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, समस्या तो हमने समझ ली, पर अब सवाल है कि इसके जवाब में किया क्या जा रहा है। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए हैं। साल 2023 में सरकार उम्मीद नाम से गाइडलाइंस लेकर आई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद एक उम्मीद जगाना है। ये खास तौर पर स्कूलों में आत्महत्या को रोकने के लिए बनाया गया एक पूरा एक्शन प्लान है। और ये उम्मीद फ्रेमवर्क सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसमें हर चीज पर ध्यान दिया गया है। बच्चों में चेतावनी के संकेतों को समझने से लेकर उनमें पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने, मुश्किल हालात से निपटने में मदद करने और एक ऐसा सपोर्टिव माहौल बनाने तक जो जमीनी स्तर पर काम करे। इसी उम्मीद पहल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है हर स्कूल में एक स्कूल वेलनेस टीम बनाना। सोचिए, ये स्कूल के अंदर ही एक फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम की तरह है, जिसमें प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स, काउंसलर और यहां तक कि छात्र भी शामिल होंगे। तो स्कूलों के लिए तो उम्मीद आ गई। फिर 2024 में सरकार का ध्यान गया कोचिंग इंडस्ट्री पर, जो हम सब जानते हैं जबरदस्त प्रेशर के लिए बदनाम है। तो अब इनके लिए भी कुछ नए और काफी सख्त नियम कानून लाए गए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में देश की न्यायपालिका यानी जुडिशरी भी शामिल हो गई है, और उनके दखल से इन मामलों को देखने और संभालने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसकी शुरुआत हुई एक ऐतिहासिक केस से, अमित कुमार बनाम भारत संघ। ये मामला IIT दिल्ली में हुई एक छात्र की मौत और वहां लगे जातिगत भेदभाव के आरोपों से जुड़ा था। और इसी केस ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वो इसमें दखल दे और बड़े सुधारों के आदेश जारी करे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत अहम है। उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षण संस्थान अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये उनकी ड्यूटी है कि वो एक सुरक्षित और भेदभाव रहित माहौल दे। मतलब अब जिम्मेदारी छात्र की नहीं, बल्कि संस्थान की है। और यहीं से एक नया और बहुत पावरफुल लीगल कॉन्सेप्ट सामने आता है, इंस्टीट्यूशनल कल्पेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई संस्थान एक सेफ माहौल देने में नाकामयाब रहता है और उसकी लापरवाही की वजह से किसी छात्र को नुकसान पहुंचता है, तो अब उस संस्थान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसे कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। और देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह नहीं दी, उन्होंने बाकायदा सख्त निर्देश जारी किए, वो भी डेडलाइन के साथ। जैसे कि हर आत्महत्या की पुलिस रिपोर्टिंग जरूरी होगी, 4 महीने में सारी स्कॉलरशिप दी जाए, खाली पड़ी फैकल्टी की सीटें भरी जाएं, और हर हॉस्टल में 24 घंटे मेडिकल हेल्प मौजूद हो। मतलब अब टाल मटोल नहीं चलेगी। तो सरकार के नियम और सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश, ये दोनों मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं, जिसे एक्सपर्ट्स सुरक्षा का एक नया आर्किटेक्चर या एक नया सुरक्षा कवच कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें सिर्फ कागजों पर नहीं हैं। जो नेशनल लेवल की गाइडलाइंस थीं, अब वो धीरे धीरे राज्यों के ठोस कानूनों में बदल रही हैं। इससे एक ऐसा ढांचा बन रहा है जिसे असल में लागू किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान का कोचिंग बिल। इसमें देखिए कितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं। कोचिंग क्लास दिन में 5 घंटे से ज्यादा नहीं, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी जरूरी, और परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों के बैच नहीं बनाए जाएंगे। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, यहां तक कि उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब सोच में एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। अब तक जो दोष छात्रों पर मढ़ दिया जाता था, वो अब सिस्टम पर डाला जा रहा है। अब अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय हो रही है। मकसद साफ है, एक ऐसा एजुकेशनल माहौल बनाना जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में सख्त ना हो, बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित भी हो, जहां किसी से भेदभाव ना हो और जो उनके मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करे। तो सुरक्षा का एक नया खाका तो तैयार हो रहा है, नियम कानून भी बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या भारत का एजुकेशनल कल्चर, हमारी जो पूरी शिक्षा की संस्कृति है, वो अपने छात्रों की भलाई के लिए खुद को बदल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।